छोटा सा, लेकिन उसमें वो कॉलम ही नहीं आ रहे। तो आप CSV करो ना। वही किया नहीं मैंने किया था इतनी दफ़ा करके दिखाया। नहीं, मैंने गूगल शीट्स पे इंपोर्ट किया, वहाँ से एक्सेल पे लेके गया, लेकिन नहीं आप ना करें ना, आप CSV में करें ना। मैं कहा आप CSV करो तो वो फाइल होगी, उसे डबल क्लिक करके खोलना, एक्सेल में खुलेगी। ठीक है, मैं कहा डायरेक्ट एक्सेल में जाएगी वो फाइल ना, ठीक है। वो लाजमी बात है, वो गूगल शीट का फॉर्मेट हो रहा है, वो फिर एक्सेल को नहीं कर रहा होगा वो। नहीं वो जो नीचे कॉलम्स आ रहे हैं ना वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुए। मैंने सिर्फ ये थे एवरेज सर्च मंथली के, मंथली कीवर्ड कितना सर्च हो रहा है। नहीं उसमें आप CSV करोगे 100% होगी, उधर से जाकर फिर हम खुद निकाल लेंगे जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होगी। जो कॉलम आपको लगेंगे ना रेलिवेंट नहीं है आपसे, मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हम पेड ऐड चला ही नहीं रहे, पेड ऐड की तो वर्किंग ही नहीं कर रहे थे आप, तो उसमें वो भी आ रहा होता है ना कि कब पर क्लिक चार्ज किया, चार्जेस के हैं, तो हमने मूव कर देंगे। यानी कि हमें जब ये देखना है कि SEO से रेलिवेंट मुश्किल नहीं बढ़ने की, इतना मुश्किल चीज़ें क्या आ गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, एक्स्ट्रा आ रही है, आपने सिर्फ वो चीज़ देखनी जो हमसे कंसर्न है। हमसे कंसर्न सिर्फ यही है फिलहाल के कीवर्ड टॉप पे लेकर आना है, हमने कोई टॉप कीवर्ड्स को सर्च करना है हमने, ठीक है। चलो जी, अब बात शुरू करते हैं आगे, और आगे की बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम यहाँ से चले जाते हैं एक होस्टिंग वाले अकाउंट में। मैं आपको ले जाता हूँ अपने, मेरा ख्याल है कि होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने दे दिया होगा कि क्या होती है ना, कि जो हमारी स्पेस वेबसाइट की है वो होस्टिंग है, और जो नाम वेबसाइट का है वो डोमेन है। यानी कि जो आपने नाम परचेज किया हुआ है xyz.com, ये नाम खरीदना है, सबसे पहले नाम खरीद लिया, उसके बाद हमें स्पेस खरीदनी है कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट का डाटा है ये 500 MB का डाटा है कि 40 MB का डाटा है, इसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट की कितनी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो ये होस्टिंग है हमारी। तो ये मेरे पास एक अकाउंट है, मैं इसी को ओपन करता हूँ ताकि आज जरा मैं थोड़ा सा आपको पहले होस्टिंग में काम करना बताता हूँ, फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखें मैं आ गया होस्टिंग अकाउंट में, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्विस है और 5 डोमेन्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 नाम परचेज किए हुए मुख्तलिफ क्लाइंट्स के होंगे ये, ठीक है, और एक सर्विस है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक होस्टिंग है। यहाँ पर कुछ डोमेन्स ऐसी होंगी, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो इसको सर्विस की बजाय होस्टिंग ही कह रही होंगी। यहाँ होस्टिंग लिखा होगा, यहाँ सर्विस लिखा होगा, ठीक है। अब मैं सर्विस पे चला जाता हूँ आगे, कि बता रहा है कौन से पैकेज की होस्टिंग है। मैं यहाँ से एक्टिव पे क्लिक करता हूँ, आगे जी। यानी कि 5 वेबसाइट्स के लिए एक ही सर्विस ली हुई? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैंने वैसे ही 5 वेबसाइट किसी और की लगाई हो, सर्विस एक हो इस अकाउंट में, बाकी कहीं और लगी हो। ये जो होस्टिंग होती है ना, कोई शर्त नहीं है कि जिस अकाउंट की होस्टिंग है उसी की डोमेन होगी। ये भी हो सकता है कि होस्टिंग मैंने खरीदी है, मुझे लगा कि ये कंपनी जो है सस्ती होस्टिंग देती है, और डोमेन मैंने खरीदी किसी और कंपनी से, मुझे लगा वो कंपनी जो है डोमेन सस्ती देती है। तो मैं दोनों चीज़ें अलग-अलग कंपनीज की भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी, लॉगिन टू cPanel। जो ये cPanel है आपका कंट्रोल पैनल है, जहाँ जाकर ये सारे काम करने हैं जो मैं कह रहा हूँ ना, डोमेन बनानी है, सब डोमेन क्रिएट होनी है, वेबसाइट अपलोड होनी है, ये सारे का सारा काम कहाँ होगा, cPanel में होगा। सो मैं पहले cPanel में आ गया हूँ, और मैं यहाँ पर अभी आपको एक नई सब डोमेन बनाकर भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम एक वेबसाइट को अपलोड भी करते हैं ताकि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये कैसे cPanel में वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। ये मैं cPanel में आया हूँ तो मुझे मेरा पैकेज भी दिखा रहा है, राइट साइड पे क्या दिखा रहा है, कहता है भाई इसमें आपको मिली हुई हैं 5 सब डोमेन्स, कि आप इसमें 5 सब डोमेन्स लगा सकते हो, और कहता है आपने इसमें से 4 लगा ली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है आप इसमें 5 एड ऑन डोमेन्स भी लगा सकते हो। अभी एड ऑन डोमेन और सब डोमेन में क्या फ़र्क है? एड ऑन डोमेन का मतलब ये है कि भाई मेरे पास एक होस्टिंग थी और उस होस्टिंग को मैंने महंगा बाय किया था, और उसने ये मुझे कहा था कि आप इसके साथ एक से ज़्यादा डोमेन्स लगा लो। यानी होस्टिंग अकाउंट एक ही है मेरा, मिसाल के मेरा लैपटॉप है, आप 500 में अपना डाटा स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं एक ही पैकेज में सबका डाटा स्टोर कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि आप 500 ने मेरे पास डाटा स्टोर करना है तो मैं आप सबको अलग-अलग चार्ज करूँ। सो एड ऑन डोमेन का क्या मतलब है कि मैंने होस्टिंग का पैकेज ऐसा बाय किया हुआ है जिसमें वो मुझे कह रहा है कि आपको 5 दफ़ा होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही होस्टिंग के साथ अपनी साइट लगा सकते हैं, ठीक है। अब सब डोमेन क्या है, इसका मतलब क्या है, एड इन डोमेन का क्या मतलब है कि वो नई डोमेन होगी, वो सब डोमेन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था प्रीवियस लेसन में शायद के najibsolutions.com अलग एक डोमेन है,
मगर उसकी होस्टिंग नहीं बाई की हुई, उसको इसी के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरह और 2-3 होंगी जिसको, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, इसमें फैसिलिटी है हमें, तो हमें ज़रूरत क्या है होस्टिंग परचेज करने की फिर दोबारा, ठीक है। अब ये सब डोमेन्स क्या है? सब डोमेन ये है कि जो उस डोमेन के अंदर ही है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी डोमेन का नाम है xyz.com, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सब डोमेन बना ली और उस डोमेन का नाम मैंने रख दिया najibs.abc.com। तो ये एक सब डोमेन होगी, लेकिन ये खुल कैसे रही है? मेन डोमेन के अंडर खुल रही है। जैसे आपने कहा था कि होम पेज बड़ा अपनी खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि हम अपने कीवर्ड के लिए भी सब डोमेन बना सकते हैं। तो सब डोमेन तो ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे पास, मतलब परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 5 कीवर्ड टारगेट करने थे, 5 सब डोमेन्स बनाई और 5 सब डोमेन के लिए होम पेज अलग से नया होम पेज बना दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था और जो आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, professionalkitchen.dckitchen.org, कि उसमें हमने कीवर्ड टारगेट किया हुआ है। तो इन एड ऑन डोमेन्स की भी आगे सब डोमेन्स होंगी? एड ऑन डोमेन्स तो नहीं, बेसिकली जो सब डोमेन हमें मिली है ये डोमेन में नहीं मिली है, ये किस में मिली है? होस्टिंग में मिली है। तो होस्टिंग तो एड ऑन डोमेन की है ही नहीं है, एड ऑन डोमेन की होस्टिंग तो है ही नहीं है। एड ऑन डोमेन तो ऑलरेडी किसी और की होस्टिंग यूज कर रहा है। ये जो सब डोमेन्स बन रही हैं ये डोमेन में नहीं बन रही हैं, ये सब डोमेन किस में बन रही हैं? होस्टिंग अकाउंट में बन रही है। तो इसका मतलब है डोमेन का यहाँ पर कोई चक्कर ही नहीं है। आप मुझे देख नहीं रहे हो यार, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। नहीं आप मुझे नहीं आप नहीं, मैं क्या मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं 4 बंदों को पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपनी चेयर इस तरफ कर लें ताकि मुझे वो नज़र आना शुरू हो जाए ना। हाँ अब सही मज़ा आएगा। ये आप पढ़ते बहुत इंटरेस्ट से हो, मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे दिख नहीं रही तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। आगे चलें, फाइल मैनेजर, यानी कि ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया। ये राइट साइड पर जो कॉलम आपका आ रहा है ना, ये बेसिकली आपको आपकी होस्टिंग की डिटेल्स बता रहा है कि आपके पास होस्टिंग है कौन सी। देखें क्या है जी, ये क्या कह रहा है आगे, फाइल यूजेज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये? यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, एक नंबर ये लिखा है, एक नंबर ये लिखा और कहता है ये कितने % यूज हुआ है? 5%। अब एक साइड से तो मुझे कह रहा है ना कि 4 डोमेन्स लगा लो, दूसरी साइड पे मुझे फाइलों की रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है वो, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी जो कोई उनमें से कोई एक डोमेन का डाटा बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि वो ज़्यादा फाइल्स को ऑक्यूपाई कर ले, यानी ये दूसरी लिमिट यहाँ पे लगी हुई है। अभी तक इसमें जितनी भी डोमेन्स हैं उसमें फाइलें छोटी होंगी, पैकेज छोटे होंगे तो वो अकोमोडेट कर ली हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास एड इन डोमेन के ऑप्शन मौजूद रहते हैं, लेकिन मेरी ये जो फाइलों वाली ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाती है तो भी मैं यूज़ नहीं कर पाता। ये भी ज़हन में कॉन्सेप्ट रखना है आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट जो है वो छोटी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी ज़्यादा जीबीज़ की वेबसाइट होंगी तो लाजमी बात है उनमें फाइलें भी ज़्यादा होंगी फिर, और जो कोडिंग वाली फाइल्स होती है ना आमतौर पर वो छोटी ज़्यादा बन सकती हैं। वर्डप्रेस की जो फाइल होती है वो बड़ी बन जाती है, इसलिए उसके एड-इन्स और इतना कुछ बीच में आ रहा होता है ना। मतलब आपने 10 एड-इन्स यूज़ किए हैं तो अलग बात है, 15 एड-इन्स यूज़ किए हैं तो और बड़ी हो जाएगी, 20 एड-इन्स यूज़ किए तो और बड़ी हो, जितने प्लगइन्स यूज़ करेंगे आपकी फाइल हैवी होती जाएगी। अच्छा उसके बाद क्या है जी, माईसीक्वल। माईसीक्वल क्या होता है? डेटाबेस के लिए होता है। इसके लिए वो क्या कह रहा है जी, इसके लिए कितनी स्पेस उसने दी हुई है? बहुत बड़ी स्पेस दी हुई है। हालांकि डेटाबेस तो फाइलें हैं, सिर्फ टेबल्स हैं जो डाटा स्टोर हो रहा होता है। और अगर आपकी ट्रांजैक्शनल वेबसाइट नहीं है फिर तो ये डाटाबेस बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है ना, मतलब MBs में ही बनता है। तो इसमें उसने स्पेस हमें बहुत सारी दे दी है, 49 GB दी है, ठीक है, 50 GB की स्पेस दी हुई है। आगे क्या लिखा हुआ है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है? बैंडविड्थ ये होती है कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर वॉल्यूम कितना आएगा। जैसे हम कहते हैं ना मैट्रिक का रिजल्ट आता है, इंटर का रिजल्ट आता है, तो हम कहते हैं सर्वर बैठ गए अभी चल ही नहीं रहे। सो बेसिकली उनकी बैंडविड्थ कम होती है, ठीक है ना। बैंडविड्थ है क्या? बेसिकली कि एक वेबसाइट के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक एक वक्त में आ सकती है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, प्रेशर कितना ले सकती है वो। तो देखें कितना दिया हुआ इन्होंने, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी का निशान नज़र आ रहा है आगे। तो इसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड है, इसका मतलब बैंडविड्थ का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पेड लिमिटेड पैकेजेस होंगे, कम पैसों वाले पैकेज होंगे, उसमें आपको वो दिखा रहा होगा कि भाई इसके इतने MBs के बैंडविड्थ है या इतनी GBs की बैंडविड्थ है। तो जो नई वेबसाइट हो जिसपे ट्रैफिक कम हो उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे जाकर ये इशू करेगा, ठीक है। ये बता रहा है कि स्टार्ट 496 से हमसे स्टार्ट होगी बैंडविड्थ। सही कह रहे हो आप, बताओ इतनी यूज़ हो गई है। कहता है आपके पास अनलिमिटेड पैकेज है और इतनी इसकी बैंडविड्थ इस वक्त आप इस्तेमाल कर चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट इसमें ज़्यादा चल रही है ना, इस वजह से। आगे क्या कह रहा है? ईमेल अकाउंट्स। कहता है ईमेल अकाउंट्स भी आप इसमें अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ईमेल अकाउंट्स अनलिमिटेड बना सकते हैं,
स्पेस कितनी है इसमें? अब यहाँ पर इन दोनों को भी आपस में कंपेयर करना है। अनलिमिटेड अकाउंट्स कह दिया हमने, लेकिन दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? आप इसको वाइब्रेशन पे कर लो, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? जब हमने से कह दिया ना 50 GB स्पेस है, अब हमने कहा भाई ईमेल अकाउंट्स बनाओ, एक बंदे को दे दिया 20 GB, एक बंदे को दे दिया 10 GB, 6-7 इस तरह के ईमेल बने तो क्या हुआ? स्पेस तो गई सारी। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स भी नहीं बन पाएंगे, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं? कोटा दे देते हैं कि भाई 200 MB का कोटा दे दो, जितने मर्जी बना लो। ये ना कोई बंदा मिस यूज़ ना करे, ईमेल अकाउंट को भी मिस यूज़ करना शुरू हो जाएगी, वहीं पर डाटा रखना शुरू हो जाए अपना सारे का सारा, तो उसको भी लिमिटेड हद तक रखते हैं। आ जाए और नीचे जो चीज़ें रेलिवेंट है ना हमसे, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ इस वक्त। CPU यूजेज 100, ठीक है ना। ये कहते हैं कोड टू डू इस तरह होता है ना, वो कहते हैं कितने CPUs हैं जो इसको डेडिकेट हुए हैं। ये दूसरी अहम बात आपके लिए ये है, ये क्या है? फिजिकल। ये सबसे अहम चीज़ होती है। जो सस्ती आपको होस्टिंग सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो ये नहीं बताते हैं आपको, और वो पैकेज में दिखाते भी नहीं है ये, इसलिए कि रैम उन्होंने आपको बड़ी कम दी होती है। कहता है फिजिकल मेमोरी आपको कितनी मिलेगी इसमें? एक फिजिकल मेमोरी है, एक वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी उन्होंने रखी होती है आपके लिए, कहता है 1 GB की फिजिकल मेमोरी हमने इसके लिए रखी हुई है आपके लिए। इट इज़ गुड। और ख़ास तौर पर अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये 1 GB जो है ना, ये नॉर्मल है। मैं कह इस वेबसाइट के लिए तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी ना, तो उसके लिए नॉर्मल होगी। और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट चला रहे होंगे ना, तो ये देखिएगा ये 0% भी नहीं आ रहा होगा, ये भी अच्छा खासा वैल्यू इसमें शो कर रहा होगा कि भाई इतने % यूज़ की हुई है, क्योंकि वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, सब लाइव चल रहे होते हैं। दोनों हो सकती हैं। स्पीड वाइज तो कोडिंग वाली वेबसाइट को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बात तो यह है कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है स्पीड। कंटेंट कम है, स्पीड अच्छी हो जाएगी। कंटेंट जितना बढ़ता जाएगा, आपका हैवी होता जाएगा, इमेजेस बढ़ते जा रहे हैं, कोडिंग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, स्क्रिप्ट्स उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, CSS उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो लाजमी बात है वो फिर वो चाहे वर्डप्रेस की हो या ये वाली हो, दोनों में मैटर करेगा। तो हमें रोकना किस चीज़ को है? हमें यही कहना है कि भाई स्क्रिप्टिंग को कंट्रोल करना है, अपने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग ना करें। यानी वो जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कलरफुल वेबसाइट बनाने, तो लाजमी बात है जितनी वेबसाइट को कलरफुल करेंगे उतने स्क्रिप्ट्स बढ़ते जाएंगे, स्क्रिप्ट्स बढ़ेंगे तो वेबसाइट स्लो होगी। चलिए, ये तो था एक स्टैंडर्ड चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि आपको पता होनी चाहिए जब आप कोई होस्टिंग परचेज करें। अब हम आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पड़ी कहाँ हुई है, पहले ये देखते हैं। हमारी वेबसाइट की पड़ी है यहाँ पे फाइल मैनेजर में। मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है पब्लिक HTML के नाम से। आगे अब यहाँ पर मुख्तलिफ फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है अल्लामा शफात रसूल, एक पे कॉफ़ी मशीन्स, एक पे नजीब एंड सन्स। ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं, इनमें से कुछ सब डोमेन हैं, कुछ एड एंड डोमेन हैं। यहाँ से मुझे नहीं फील हो रहा कि सब डोमेन कौन सी है और एड एंड डोमेन कौन सी है। जैसे कॉफ़ी मशीन्स है ना, ये मेरा ख्याल है एड एंड डोमेन है, और जो नजीब सॉल्यूशंस है ये सब डोमेन है, और नजीब एंड सन्स ये भी एड एंड डोमेन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ज़रा लिखता हूँ, ये आ गया नजीब सॉल्यूशंस। देखते हैं ये क्या है, क्या है ये? फील तो ही क्या होगा कि ये सब डोमेन नहीं है। कैसे फील हुआ है कि डॉट एक्सटेंशन के साथ तो नहीं आ रही ना, इंडिविजुअल आ रही है, अपने तौर पर ही आ रही है, इसलिए मैं से कह रहा हूँ कि ये मेन डोमेन है, एड एंड डोमेन है, ठीक है। इधर आए दूसरी का क्या नाम लिखा हुआ था, कॉफ़ी मशीन्स इन पाकिस्तान। इसको देखते हैं इसमें कुछ है कि नहीं है। मे भी मैंने रिमूव ना कर दिया स्पेस के लिए। CO कॉफ़ी मशीन्स, यही था ना स्पेलिंग थे ना, इन पाकिस्तान डॉट आई। चलो इस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसके पास, है ना। उधर देखें स्पेलिंग क्या थे, COFF। इसको रीनेम करें ज़रा, उलझन में फंस गए, इसको रीनेम करें। तो इसी को कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ लाएं, इधर ला के पेस्ट करें, आगे लिखें डॉट। चलो अब खुल दिया तो पता लग जाएगा क्या है।
खुल जाती है, अभी पता लग जाएगा है इसमें कुछ कि नहीं, मैंने डाटा रखा हुआ है कि रिमूव कर दिया हुआ है, मुझे खुद भी भूला हुआ है। अब ये तो हो गया, यहाँ से हमें पता लग रहा है कहाँ कौन सी चीज़ है, ये भी हमें पता लग गया। और यहाँ पर और क्या पड़ा हुआ है देखें ज़रा। सर ये जो बाकी फोल्डर्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये हमने बनाए हैं या ये नहीं, ये होस्टिंग के हैं, ये होस्टिंग के हैं, ये वो बनाते हैं खुद? हाँ जी, ये उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना उनका, बेसिकली सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट है, ये हमसे इनका लेना देना भी कुछ नहीं है। हमारा भी वो आएगा कि हमने अपलोड कैसे करनी है? वही करने लगा ना, वही करने लगा, वही जो रेलिवेंट काम है ना वही बता रहा हूँ। आ जाइए इधर वापस, शायद इसमें वेबसाइट नहीं है, ठीक है अभी देख लेते हैं। अब यहाँ से वापस आ जाए मेन पर, ये CP लिखा हुआ है ना, इसी पे क्लिक करना है तो मेन पे आ जाएंगे, आगे वापस मेन पे, मेन मेन्यू पे आगे ना। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं सब डोमेन, यहाँ पे बनती कैसे है जी, ज़रा देखिएगा सब डोमेन कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर गुजर गई है लेफ्ट साइड पे नीचे, ये डोमेन, लेफ्ट ये एड एंड डोमेन, यानी जब मैंने एड एंड डोमेन बनानी होगी तो यहाँ से बनाऊंगा, उस साइड। और ये सब डोमेन है, ठीक है, इस पर क्लिक करें, आगे यहाँ पे कौन कौन सी बनी हुई है भाई, इनको रिमूव कर देते हैं ताकि अगर वो किसी से ये रहने देते हैं। ये नजीब एंड सन्स में क्या रखा हुआ देखो, मैं ये भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, फिर रह जाती हैं पीछे। हाँ, इसमें ये वेबसाइट डाली हुई है, हाँ इसको रिमूव कर देते हैं। तो सर ये वाली वेबसाइट को हम इसके दूसरे URL से भी एक्सेस करते हैं जब आप वेस्ट प्रोफेशनल। ये किसी को समझाने के लिए की होगी ना, जैसे आपको भी पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको भी समझाऊंगा तो ऐसे ही करूँगा। अच्छा, यानी सेम वेबसाइट की फाइल दो अलग-अलग URL से भी एक्सेस हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमने इसको वो नहीं ना कराया होगा, क्राउल नहीं करवाया होगा ना, मैंने क्राउल नहीं कराया होगा ना, इसको सिर्फ समझाने के लिए लगाई होगी। अच्छा चलें जी, इसको मैं रिमूव करने लगा, तो कहाँ पर है जी, नजीब एंड सन्स, ये वाला है, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, और ये क्या लिखा हुआ है रिमूव, इसको रिमूव कर देते हैं और इसी की जगह पर एक नहीं बनाते हैं, डिलीट सब डोमेन। अच्छा गो बैक, अब चेक करें ज़रा, अब ये सब डोमेन है ना सारी इसकी, क्या कहता है कि नजीब सॉल्यूशंस डॉट इसाक आई हॉस्पिटल आ रही है, स्टार्स अकेडमी आ रही है और अल्लामा शफात रसूल आ रही है। अब आप समझ रही है, हालांकि ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब डोमेन नहीं है, बताया ना मैंने कि नजीब सॉल्यूशन सब डोमेन नहीं है। अगर हम यहाँ आकर देखें तो ये वाली वेबसाइट एज ए सब डोमेन आ भी नहीं रही थी, नजीब वाली नहीं आ रही ना एज ए सब डोमेन, डोमेन के तौर पर आ रही है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सब डोमेन शो हो रही है। बेसिकली आप जब एड इन डोमेन ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो क्या बनती है, इनके सॉफ्टवेयर में वो क्या बनती है, सब डोमेन ही बनती है। डोमेन हम लेते हैं एड इन, लेकिन यहाँ पर वो क्या होती है, सब डोमेन, और क्लाइंट्स के लिए भी होती है मेन डोमेन, देखने वालों के लिए वो मेन डोमेन है, लेकिन ये उसको कैसे डील कर रहा है, सब डोमेन के तौर पर नहीं, एड इन डोमेन उधर से जो भी बनेगी वो सब डोमेन में भी आ जाएगी, इसलिए कि एड इन डोमेन भी सब डोमेन के तौर पर ही है इसके लिए, मतलब इसके लिए वो उसको भी सब डोमेन ही समझ रहा है, ठीक है, लोगों को वैसे डोमेन ही है वो रहता, वो आप देख रहे थे वो एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ कर रहा था सब डोमेन, और वो एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं एक नई डोमेन बनानी है, तो हम यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पर आकर डोमेन का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं, चलो मैं आसान सा नाम रख लेता हूँ अहमद, ठीक है, ahmed.isakai.hospital.com, सही, इस वेबसाइट का नाम ये हो गया। क्रिएट करें, और कहाँ गई है ये, पब्लिक HTML के फोल्डर में, अहमद का एक फोल्डर भी बन गया। देखिए अभी सिर्फ सब डोमेन बनी है, इसके अंदर डाटा वगैरह तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सब डोमेन क्रिएट किया, अब चेक करते हैं लाइव करके कि क्या आई है, पहले यहाँ देखें, आई है अहमद आ गई। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ आके मैं लिखता हूँ, इसको लिख के देखें जरा ये क्या कर रही है, ये तो गई, उड़ा दी ना भी मैंने आपके साथ। अच्छा यहाँ आके लिखते हैं अहमद डॉट मैंने क्यों लिखा है आप बताएं ना, इसी डोमेन के अंदर तो ये सारा काम कर रहे हैं, मैंने कहा इसी डोमेन में तो सब डोमेन्स बनने लगी हुई हैं। क्या मैसेज आया,
नॉट फाउंड, इसलिए कि सब डोमेन है, वो सब डोमेन से इनकार नहीं कर रहा। ये 404 का एरर जनरेट हो गया, ये पढ़ा नहीं, शायद हम भी पढ़ेंगे। 404 का एरर होता है कि जब कोई चीज़ सर्वर पर नहीं पड़ी होती उस सर्वर के ऊपर, तो वो 404 का एरर जनरेट कर देता है। तो ये वाला डाटा इसका अभी तक सर्वर पर नहीं आया, लेकिन होस्टिंग है, यानी कि सब डोमेन बन गई है मगर इसका डाटा अभी तक नहीं आया। अब हम देखते हैं कि इसमें डाटा कैसे आएगा, वो भी देख लेते हैं। वापस चले मेन्यू में, आगे कहाँ जाए अब आप बताएं। फाइल मैनेजर में जाए, ठीक है। पब्लिक HTML में जाए, सबसे पहले तो नजीब एंड सन्स को रिमूव करते हैं ताकि वो स्पेस भी खत्म कर ले यहाँ से, ये है ना, इसको डिलीट कर दें। अब ये आ गई हमारे पास। अब मैंने यहाँ पर लेकर आया, अब एक और चीज़ याद रखनी है आपने, ये CGI बिन का फोल्डर बन गया, ये सिस्टम फोल्डर होता है, ठीक है। ये जब भी कोई बनाएंगे ये फोल्डर खुद ही बन जाएगा, इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये याद रखें ये बना होगा। ये अगले आगे एक टॉपिक आएगा जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें कि इसका क्या करें फिर। अच्छा, अब हमने वेबसाइट को लेकर आना है। आपने देखा था मेरे पास जो वेबसाइट पड़ी हुई थी वो फोल्डर की सूरत में थी, और फोल्डर फिर फाइलें, फिर फोल्डर, फिर फाइलें, इसी तरह था ना। तो अब अगर मैं पूरी वेबसाइट लाना शुरू करूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस किस फोल्डर के लाऊँ पहले, फिर उसकी फाइलें लेकर आऊँ। तो जब भी आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती है इस तरह की, तो उसके लिए हम उसको जिप करके करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है। तो आपने अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी आपने इसको अब लाइव करना है, तो आपने क्या कर देना है, उसको जिप कर देना, ठीक है। और जिप भी बहुत सारे जो है वो सपोर्ट नहीं करता, सबसे अच्छा जो सपोर्ट करता है ना वो WinZip को करता है। सबसे अच्छा सपोर्ट जो करते हैं ना इसी पैनल, ये WinZip को करते हैं। जो 7-zip है वो भी ठीक रहता है इसके लिए, 7-zip को भी यूज़ कर लें, WinZip को यूज़ कर लें। इस काम के लिए आपका WinRAR जो होता है ना उसको आमतौर पर ये सपोर्ट नहीं करता सही तरीके से, यहाँ पर वो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट लानी है बेसिकली वो लानी किस तरीके से है, जिप करके लानी है। अपलोड करते हैं, जो सबसे छोटी वाली साइट पड़ी होगी ना वो यहाँ ले आते हैं, सिलेक्ट। ये तो आपको पता लग गया कि HTML फाइलें नहीं लाने लगा मैं। मिसाल के तौर पर मैं एक HTML फाइल लाऊंगा तो वो भी चल पड़ेगी इंडेक्स की, ठीक है ना। वो अगर एक HTML फाइल लाऊंगा तो इंडेक्स की फाइल चल पड़ेगी। और नहीं भी लानी है मैंने तो वहीं पर जाकर खुद डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कहाँ पे, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंडेक्स की फाइल क्रिएट करूँगा, नाम रखूँगा, सेव करूँगा तो बन जाएगी वेबसाइट। जैसे मैंने अभी होस्टिंग बाय की है, वेबसाइट अभी नहीं बनी, बनवा रहा हूँ किसी से, तो उस पर लिख सकता हूँ वी आर कमिंग सून, ठीक है ना, H1 के साथ, या कोई स्टाइलिश सा एक बैकग्राउंड लगा दूँ या कोई विजिटिंग कार्ड लगा दूँ अपना, और उस पर लिख दूँ वी आर कमिंग सून, कि अभी बन रही है वेबसाइट। वेबसाइट बनी नहीं मेरी। इधर आ जाते हैं जी, वापस डाटा में आए, बल्कि डाटा में भी क्या जाना है, इधर चले जाते हैं जहाँ पर ये कुछ पड़ी होंगी फाइल साइट्स। ये हारून वाले फोल्डर में आ जाओ। यहाँ से देखते हैं जो छोटी फाइल होगी ना वो प्रोफेशनल किचन ही सबसे छोटी है मेरा ख्याल है। इसका फोल्डर का साइज़ देखो कितना आ रहा है, 3 MB है, ठीक है ना, बहुत छोटी चीज़ है। तो मैं इसी को ओपन करता हूँ यहाँ पे, हो गई। अगर तो इसमें कोई वायरस वगैरह होगा तो अपलोड नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में वायरस है या आपने जहाँ से कोड लिया वो वायरस है, तो वहाँ पर तो घर में तो सारा काम होता रहेगा आपके पास, लेकिन जब यहाँ पर आकर अपलोड करोगे तो वो उस फाइल को अपलोड नहीं करेगा, यानी वो वेबसाइट फिर लाइव नहीं हो सकती आपकी। सो आपको ये काम करने से पहले अपने सिस्टम को भी देखना है कि कैसा आपका सिस्टम है, ठीक सिस्टम है, ठीक है। हो गई, वापस चलें, आ गई है। अब इसको रिफ्रेश करें, इसकी हालत अभी भी वही है ना, इसलिए कि अभी तक हमने उसको अनजिप नहीं किया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है आखिर में, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, ये जो तरीका मैं सब डोमेन के साथ कह रहा हूँ, मेन डोमेन का डाटा भी ऐसे अपलोड होगा। बस फिनिश। चलो इसको रिफ्रेश करें, पेज को वंस आ गया फोल्डर। मैं कहता हूँ इसका काम खत्म हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ऐसी होस्टिंग में स्पेस लेगा। अब रिफ्रेश करें, अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या है ना।
इसलिए कि ये जो फोल्डर आया ये तो फोल्डर में चला गया, मेल पर तो आया ही नहीं है। उसको तो यहाँ से चाहिए, इस जगह पर उसको चाहिए इंडेक्स की फाइल और उसके सारे रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये सारा डाटा फोल्डर से बाहर निकालना है। तो मैं इसे खोलता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है जी, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और क्या करूँ जी, इसे मूव कर लेते हैं, ठीक है, मूव। और ये आगे फोल्डर का नाम आ रहा है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ था, इसको मैं मिटा देता हूँ नाम को, सिर्फ सिंपल। अब मैं कहाँ पर रुक गया हूँ, आकर देखें, अहमद भी आकर रुक गया हूँ। अहमद इसकी डोमेन थी, सब डोमेन थी, तो इसको मूव कर देता हूँ, यहाँ से खत्म हो गया। अब अपर लेवल पर जाकर देखें, वेबसाइट आ गई है, अब इसे चलना चाहिए। अहमद के ऊपर अभी वेबसाइट डाल दी हमने, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक काम, होस्टिंग का काम हमने समझ लिया कि कैसे हम होस्टिंग में अपने डाटा को नहीं, वो आप जब भी फोल्डर बनाओगे आएगी तो फोल्डर में ही ना, वो हमेशा फोल्डर में ही आएगी। जब भी आप जिप करोगे, आप देखते हैं ना जिप जब खोलते हो तो फोल्डर में ही खुलता है आपका, जिप भी हमेशा फोल्डर में खुलता है, फोल्डर से हमने इसे बाहर निकालना है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था कि भाई वो कैसे अटैच करते हैं हम होस्टिंग, ठीक है ना, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब मेरे पास एक होस्टिंग है, 4 डोमेन्स हैं, तो मैंने बाकी की 3 डोमेन्स को इस पर कैसे लेकर आना है। एक डोमेन तो चलो लगी होगी ना इसके साथ, तो बाकी की 3 डोमेन्स को इसके साथ अटैच कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका बता देता हूँ आपको। यहाँ पर तो सब वही आ रहा है, देखें यहाँ पर भी कुछ मेन चीज़ें उसने दी हुई हैं आपको सी पैनल, हाँ, कि यहाँ से आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, आगे माई डोमेन्स। अब ये साइज समझ लें क्या है जी, इसकी साइंस क्या है जी। इसकी साइंस ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये जो होस्टिंग मैंने परचेज़ की हुई है इनमें से किसी एक की होस्टिंग है, ठीक है। सो मैं इसकी सेटिंग्स में जा रहा हूँ और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैनेज नेम सर्वर्स। बेसिकली क्या है, डोमेन में मैंने क्या बताया हुआ है कि मैं होस्टिंग कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी वालों ने बता के दिया है या मैंने खुद बताया। वो कैसे बताते हैं हम, नेम सर्वर्स के थ्रू। यहाँ से मैं गया हूँ नेम सर्वर में, देखें ज़रा आगे सर्वर्स के नाम, ये इस होस्टिंग के सर्वर्स हैं 2, एक मेन है और एक सेकेंडरी है, ताकि अगर कोई इशू हो तो वेबसाइट के एक सर्वर में कोई इशू हो तो उसको स्विच कर दे दूसरी वेबसाइट के ऊपर। बेसिकली ये 2 नाम आपने कॉपी करने हैं और उन डोमेन में जाकर ऐड कर देने हैं जिनको आप होस्टिंग देना चाह रहे हैं फ्री। समझ आ गई बात। यानी आप सारों में से किसी के पास कोई होस्टिंग हो और उसके अंदर पैकेज भी ज़्यादा हो एक से, तो वो ये वाले सर्वर दूसरे साथी को प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप अपनी डोमेन में जाओ और ये वहाँ पर पेस्ट कर दो, फर्स्ट के तौर पर और सेकंड के तौर पर। ये काम हो गया। इसमें 24 to 48 आवर्स लगेंगे इसके इम्प्लीमेंट होने में। इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन बनाने का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने ये बता दिया कि इस डोमेन के साथ कौन सी होस्टिंग चल रही है। अब डाटा रह गया हमारा, बाकी का काम डाटा का रह गया ना। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, एडिंग डोमेन में जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह जैसे सब डोमेन बनाई है एडिंग डोमेन बनाएंगे, ठीक है। एडिंग डोमेन बन गई और ये आखिरी स्टेप फिर दोबारा कर देंगे, कौन से वाला, डाटा कॉपी करने वाला, और आपकी डोमेन लाइव होगी। समझ आ गई बात। अब आपने एडिंग डोमेन किया, अब सब डोमेन में नहीं जाना, आप बनाएंगे एडिंग डोमेन बनेगी, मतलब उसके लिए वो सब डोमेन है, वो उसको अपनी सब डोमेन ट्रीट करेगा, लेकिन आप एडिंग डोमेन बना रहे होंगे। उसके बाद जब आप एडिंग डोमेन बना लोगे फिर आप पब्लिक HTML में जाएंगे, उस डोमेन के अंदर जाकर अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे और ये सारा प्रोसीजर करेंगे। तो ये है डोमेन्स को अटैच करना होस्टिंग्स के साथ। इस तरह आपको जितनी भी, यानी इसका मतलब है 2 हिस्सों में काम किया आपने। पहले हिस्से में आपने नेम सर्वर्स बताए हैं और दूसरे हिस्से में आपने डाटा अपलोड किया। लेकिन डाटा अपलोड करने से पहले आपने क्या किया है, एडिंग डोमेन क्रिएट किया है। जैसे मैंने अभी सब डोमेन क्रिएट की थी ना, इसी तरह एडिंग डोमेन पे जाऊंगा, नाम लिख दूंगा, बस डोमेन क्रिएट हो जाएगी मेरी। चलो
अब ये वाला पार्ट हमारा हुआ ख़त्म। अब अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा एसईओ के लिए, जो सबसे पहले हमें करना चाहिए वो है गूगल सर्च कंसोल। ये क्या चीज़ है? गूगल सर्च कंसोल से क्या मुराद है, इसे खोल के देखते हैं। ये क्या चीज़ क्या है? ये लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल। ये क्या है? ये पुराना मॉडल अगर हम देखें तो ये थे गूगल वेब मास्टरिंग टूल, यानी बहुत पहले अगर हम जाएं तो यही वाला जो इंटरफेस था वो गूगल वेब मास्टरिंग टूल के नाम से था, ठीक है, जो कि अब बहुत अच्छे से इम्प्रूव होकर गूगल सर्च कंसोल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आपने इसका सर्च कंसोल क्रिएट करना है। कुछ नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है हमें कि सर्च एनालिसिस, यानी कि आपने इसको अगर मैं कहूँ ना आसान अल्फाज में कि सबसे पहले हमने करना क्या है भाई, गूगल के पास जाकर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट कर रहे हैं। बेसिकली तो यही काम कर रहे हैं कि गूगल को वेबसाइट सबमिट कर रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसको आप देखो, इसके एनालिसिस हमें देखने हैं। आप हमें बताएंगे इस वेबसाइट में क्या इश्यूज़ हैं और ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सारा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में जाकर सबमिट करते हैं और इससे हमारी वेबसाइट की ऑनरशिप भी प्रूव होती है कि भाई हम ही इस वेबसाइट के ऑनर हैं, एक्चुअल ऑनर है। अब ये कैसे प्रूव होती है? ये जब हम इसके पास वेबसाइट को सबमिट करेंगे तो हमें कोड देगा और वो कहेगा ये वाला कोड जाकर अपनी वेबसाइट पे लगाओ। जब हम अपना कोड वेबसाइट पे लगाएंगे फिर ये वेरीफाई करेगा और अपने कोड को चेक करेगा कि जो कोड मैंने इनको प्रोवाइड किया था क्या वो वेबसाइट पर आ गया है कि वेबसाइट पर नहीं आया, ठीक है। अगर आ गया होगा तो वो कहेगा यू आर वेरीफाइड। अब वो आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये सीखने लगे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह सबमिट करते हैं, ठीक है। ये सबमिट करने का तरीका है और इसका एक फ़ायदा आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी होता है। वो क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं और उससे पहले आपके पास एक वेबसाइट भी है, तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले आप अपनी साइट को अप्रूव करा लें। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी गूगल से और जब आप प्रोफाइल बना रहे होंगे तो वो आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो भी फौरी तौर पर अप्रूव हो जाएगी, इसलिए कि वो उसको पहले से एक पॉइंट मिल गया, उधर से ही गूगल वालों ने कह दिया कि ये साइट हम लोगों ने चेक की हुई है, तो उसको लगता है कि भाई ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम ये देखते हैं ये बनानी कैसे है। मैं इस अकाउंट में आऊँगा तो इसमें बहुत सारे मेरे पास बने होंगे ऑलरेडी। क्लिक करो इस पर, देखिए इसमें कितनी सारी ऑलरेडी प्रोफाइल्स हैं इनकी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की ना, कुछ क्लाइंट्स की होंगी, कुछ मैंने पढ़ाते हुए बनाई होंगी, आ रही है ना। कुछ पे लिखा हुआ आ रहा है नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब क्या है कि ये बनाई होंगी, रिमूव कर दी होंगी मैंने, ठीक है। बेसिकली आपने कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वो ओवरलैप हुआ हुआ है, इसको फिलहाल मैं छोटा करके ना इसे बंद कर दूँ इस विंडो को। चलो अब ये देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, ऐड प्रॉपर्टी, यानी हम एक से ज़्यादा भी एक अकाउंट से, और ये अकाउंट कहाँ से अप्रूव हो रहा है, ये गूगल जीमेल अकाउंट से अप्रूव हो रहा है। तो अगर मैंने एक और लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐड प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल एंड पे आ रहा होता है अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हो। तो अगर आप पहली दफ़ा अपने जीमेल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराने लगे हैं तो फिर ये कुछ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आपके सामने, फिर ये आएगा, मैं कहा फिर डायरेक्ट यही आएगा